नमस्कार। राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के साथ आज खास चर्चा होगी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिहादी गिरोह वाला। संतोष जी बताएंगे कि वो जिहादी गिरोह के सरगना के रूप में भूपेश बघेल, जो प्रत्याशी कांग्रेस के, उन्हें दिखाया गया था, हाथ में हरा झंडा लिए हुए थे। तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे। क्या कहना है आपका इस बारे में? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा के ऊपर घात किया है, इसका नुकसान जनता को एहसास हो चुका है। हम सब जानते हैं कि ये चीला, फरा, गेड़ी, साड़ पिटवाने के और छत्तीसगढ़िया बता करके किस प्रकार से छत्तीसगढ़ियों का नुकसान किया। आपको मैं स्मरण कराऊं कि यहाँ जो एजाज ढेबर है, उसको केवल महापौर बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव के सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। जो डायरेक्ट मतदान महापौर के लिए करते, उन्होंने पार्षद के माध्यम से महापौर चुनने का और वो सिस्टम बनाया। उनको मालूम था कि यदि डायरेक्ट होगा तो ये जो मेरा ये चेला है या ये जो मियाँ जी है, ये चुनाव जीत करके आने वाले नहीं है, तो इनको लाना था और इसके माध्यम से जो है सब प्रकार की पैसे वसूली करनी थी, इनके माध्यम से और इनके भाई के माध्यम से, दोनों के माध्यम से। राजधानी में उस बंदे को बिठा करके भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियों के छाती में घन पीटा है। मैं आपको और बता दूं, एक उदाहरण नहीं, यहाँ आज अकबर और नमाज ये दिख भले नहीं रहे हैं, सलाह पूरी उन्हीं की है, उन्हीं के बुलाने पर ये आया है, उन्हीं के कहने पर ये कहाँ कहाँ सभा करनी है ये कर रहे हैं। ये मेन पोस्टर बॉय तो वही है, किंतु आज जब जनता का दबाव पड़ा और देखा कि अरे यहाँ तो हालत ख़राब है, इनके नाम में बदनामी हो रही है, तब इनको कहा गया है, इन्होंने कहा है कि तुम पीछे रहना, पीछे रह करके पर्दे के पीछे बाकी काम मैं करूँगा। आज के तारीख में जो नमाज खान है, बैंक में कितने घोटाले किए हैं। जो घुमका का जो साहू, मुकेश साहू, शायद मुकेश ही नाम है स्मरण, वो वहाँ फड़ में उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? भ्रष्टाचार के कारण, पैसे नहीं मिले धान की खरीदी के लिए। दूसरी बात, हमारा जो आनंद उइके खल्लारी में जिसकी मृत्यु हो गई, जो पॉइजन खा करके और अपना प्राण त्याग दिया, तो उस गांव के खल्लारी के ऐसे कम से कम 50 लोगों के पैसे निकले थे। उस समय अध्यक्ष था और लोगों को पता ही नहीं था। पिता और पुत्र में लड़ाई होती है, पिता कहता है तू पैसा निकाला, बताया नहीं, कहता है मैं तो निकाला ही नहीं हूँ, निकालने वाले कोई और थे। बाद में और ये रफा दफा किया गया वहाँ के बैंक मैनेजर को सस्पेंड करके। तो कुल मिलाकर के इनके कार्यकाल में, इसके अलावा नमाज खान जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अरविंद मंडावी को गंदा गंदा फ़ोन में गाली देता है कि तूने मेरा ट्रांसफ़र नहीं किया, मेरी सूची को चलाया नहीं, तू जानता नहीं, भूपेश बघेल से तुम्हारा मैं वो भाषा बोलने लायक नहीं है, मैं वो सब करा दूंगा। गंदी गंदी बातों का उन्होंने, अंत में हुआ क्या, मैं 1 मिनट लूँगा आपका। अंत में यह हुआ, वो अरविंद मंडावी FIR दर्ज कराने गया, थाने में FIR नहीं लिखी गई, पूरा समाज गया, नहीं हुआ। क्यों? भूपेश बघेल का नमाज खान के पक्ष में फ़ोन आ गया था कि FIR दर्ज नहीं करना है। अंत में उस जिला आयुर्वेद अधिकारी को बीजापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये तो पक्षपात किसका? पक्ष लेने का काम नमाज का, अकबर का। और ये दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया कहीं कोई दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है छत्तीसगढ़ से। पोस्टर में 3 चेहरे थे, भूपेश बघेल के अलावा मोहम्मद अकबर, उसके पीछे एजाज ढेबर, उसके पीछे नवाज खान, जिनका आप नाम ले रहे थे। नवाज खान के बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया गया है कि सहकारी बैंक के अध्यक्ष होते हुए उसने 28 लाख रुपए खान पान में खर्चा किए, जिसमें 2.5 लाख रुपए खाली बिरयानी के लिए खर्चा किए गए। ऐसे और कई गंभीर आरोप लगाए गए। आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा वहाँ बैंक के प्रबंधक को। ऐसे हालात में जब आप व्यक्तिगत नाम लेकर के सीधे तौर पर इस बातों को रख रहे हैं, मोहम्मद अकबर का आपने नाम लिया, जो आप जिस इलाके से आते हैं, जहाँ आपका कवर्धा में जहाँ आपकी कर्मभूमि रही, वहाँ भगवा ध्वज का अपमान का विषय बड़ा चर्चित रहा। 3 अक्टूबर 2021 को जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा।
देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। क्या ये मुद्दा अभी प्रभावी है कवर्धा और संपूर्ण राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में? आप इसे कैसे देखते हैं जब कर्फ्यू के हालात लगाने पड़े थे? बिल्कुल, अक्टूबर 21 में जो घटना हुई और अकबर की जो भूमिका थी, अकबर की भूमिका तो कोरोना काल में जितने मुखर्जी आए थे वो सब कवर्धा ही में थे, बचेड़ी में थे। जहाँ जहाँ इनकी संख्या है वहाँ इनको रुकवाए थे, संरक्षण दिए थे। और जब जब भी कोई अपराध करके आता था तो वो कवर्धा पनाह बन गया था, इनका चारागाह बन गया था। ये बचाने का काम हमेशा करते रहे हैं। जब वहाँ घटना हुई, भगवा ध्वज का अपमान किया गया, अपमान के बाद जिस तरीके से इन्होंने लाठियां चलवाई, चुन चुन करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। और जो धाराएं लगी है, पूर्व सांसद, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, लगभग 100 लोगों के ऊपर, क्या इन लोगों ने, हम लोगों ने क्या बलवा किया था? किंतु उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया और जनता भूली नहीं है, इसीलिए तो वो सामने नहीं आ रहे हैं। हिम्मत थी, 2 बार जीते थे, आते चुनाव में भूपेश बघेल का प्रचार करते, जानते हैं जनता निपटा देगी और भी जो आक्रोश है वो भड़केगा, इसलिए वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। चाहे तुम पर्दे के पीछे रहो, चाहे मौधापारा में रह के करो, वो जनता भूली नहीं है। वो मार, वो कर्फ्यू, वो झंडे का अपमान आने वाले मतदान में भरपाई होगी। कवर्धा में हमने लगातार वीडियो बनाए, 24 से ज़्यादा वीडियो हमने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसके बाद हम कवर्धा से आगे निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मानपुर मोहल्ला के इलाका में सरजू टेकाम और गोविंद वाल्को नामक व्यक्ति जो अर्बन नक्सली भी कहलाते रहे और दुर्गा जी की मूर्ति का जिन्होंने अपमान किया, मूर्ति जलाई, बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी, आदिवासियों को भड़काते रहे और बताते रहे कि वो हिंदू नहीं है, और बिरजू तारम नामक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और हत्या से पहले खुले मन से कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को की गर्दन काट देंगे। उस समय कांग्रेस के संसदीय सचिव इंदर शाह वहाँ मौजूद थे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये विषय चूँकि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वास्तव में भूपेश बघेल जी का और इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी का क्या संबंध है सुरजूराम टेकाम से, मैं आज पूछना चाहता हूँ। जब ये सीएम हाउस जाते थे तो इनके साथ गलबहियाँ करके अंदर रूम तक ले जाते थे, इनसे जिस प्रकार से बात करते थे। इनके पिताजी दौड़े दौड़े केवल मानपुर मोहल्ला जाते थे, और जिस प्रकार से बिरजू तारम की हत्या हुई है, मानपुर मोहल्ला औंधी जंगल इसको भूला नहीं है। बिरजू तारम ने कहा था, सूचना दिया था कि मेरी हत्या हो सकती है, थाने में उन्होंने कहा था, किंतु उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, केवल इसलिए कि बिरजू तारम ने भगवती जगत जननी माता दुर्गा माता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। इसलिए कि दुर्गा जी को उठा करके, कंक्रीट के पाषाण की मूर्ति को उठा करके ट्रैक्टर में भर करके नदी के किनारे ले जा करके जलाने का काम करते हैं। यह उस विचारधारा के और सनातन की बात करते हैं। उनके संरक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, चाहे वो गोविंद वाल्को हो, चाहे सुरजूराम टेकाम हो। सुरजूराम टेकाम ने कहा था कि जो भी जंगल के अंदर आते हैं उनको वापस मत जाने देना, उनको काट देना, मार देना करके। अभी भी सबके पास वो वीडियो और क्लिपिंग है। ये किस विचार के हैं? इनके जितने ओएसडी, इनके जितने सलाहकार, इनके जितने, कुल मिलाकर के ये विचार को प्रदर्शित करता है। ये जिनके साथ रहते हैं, जिनके सलाह पर चलते हैं, और ये वही काम करते हैं जो माओवादी और जंगल के अंदर करते हैं। आज के तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी विचारधारा सनातन के विरोध में है। अंत में एक सवाल, प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, इस वक्त वो छत्तीसगढ़ में है। धमतरी की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के डीएनए में तुष्टीकरण है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है? क्या कांग्रेस की विचारधारा कोई थी पहले तो वो बदल गई है? माननीय केशवानी जी, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है। ये इस देश के लिए जो कहीं कहीं
इंडियन नेशनल कांग्रेस में अच्छे अच्छे विचारधारा के ऐसे ऐसे लोग थे। आज समझ में आता है कि वो आइडियोलॉजी कहाँ चली गई, वो विचारधारा कहाँ चला गया। और आज के तारीख में जितने वामपंथी हैं, जितने कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेस का संचालन कर रहे हैं। पहले भी पर्दे के पीछे होता था, किंतु अब तो खुल कर के कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी का जो बयान था पिछले समय, और उसके पहले जो मनमोहन सिंह जी का बयान था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक या ज़्यादा हक यदि किसी का है तो अल्पसंख्यकों का, ये क्या दर्शाता है? तो कुल मिला करके सनातन को गाली देने का काम इन्होंने जो किया, प्लानिंग से डेंगू कहा, मच्छर कहा, HIV कहा। और जिस प्रकार से इनके विधानसभा के जो यहाँ अध्यक्ष आए थे नॉमिनेशन के समय, उन्होंने भी जो सर फोड़ देने की बात कही। राहुल गांधी ने जो पनौती कहा, जिस प्रकार से इनके विधायक हैं जो बस्तर के अभी कैंडिडेट थे, लखमा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ढोलन तार और कवासी लखमा जीतन तार, यानी कवासी लखमा जीत के जाएगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। ये नकारात्मक, अभद्र, ये सभ्य लोगों की भाषा नहीं है, असभ्य भाषा, अभद्र भाषा जो है। और ये कम्युनिस्टों की और ये वामपंथियों के ही पूरे इशारे पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। ज़्यादा दिन नहीं है, ये समापन की ओर है। भारत के नक्शे में गिने चुने बचे हैं, ये गायब होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष पांडे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा से जीते थे। इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल से उनकी सीधी टक्कर है और चुनाव की तारीख है 26 अप्रैल। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, यहाँ वोटों के बारे में लोग सोचने लगे हैं और समझने लगे हैं मूल विषय जो और दूसरे विषय उसके अलावा तुष्टीकरण का विषय और एक वर्ग विशेष को संतुलित करने का विषय कांग्रेस के ऊपर ये आरोप भी लगते रहे हैं। इन सारे विषयों पर हमने खुल के बातचीत की और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आम मुद्दों से अलग हट के हिंदुत्व का मुद्दा खासकर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रभावी रहेगा। लगातार राष्ट्रबोध आपके साथ बना हुआ है। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी आगे भी राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा में आपको लगातार अपडेट करते रहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।